हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शशांक शेखर है और हम 45 डेज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं आने वाले जे एग्ज़ाम के लिए। और आज इस क्रैश कोर्स का 24th डे है। तो हमने कल पीरियोडिसिटी चैप्टर ख़त्म कर लिया था और आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट मेनली मेन ग्रुप का पार्ट है। एस और पी ब्लॉक मिला करके मेन ग्रुप एलिमेंट्स बनते हैं। तो पी ब्लॉक में हम क्या है, सिलेबस हमारा क्या है कि 13 to 18 ग्रुप को हम स्टडी करेंगे। मेनली उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और जनरल ट्रेंड्स देखेंगे। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या ट्रेंड्स होते हैं जो हम पीरियोडिक टेबल के अराउंड मूव करते हैं, है ना, चाहे वो ग्रुप्स की बात हो चाहे वो पीरियड्स की बात हो। फिर हम क्या देखेंगे, यूनिक बिहेवियर फर्स्ट एलिमेंट का, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का जो बिहेवियर होता है वो यूनिक होता है क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, इसलिए उनका चार्ज इज टू रेडियस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। तो इस कारण से उनमें उनका जो बिहेवियर रहता है वो बाकी सब जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में यूनिक, मतलब कि अलग होता है। तो ये है हमारा वेटेज। तो इस चैप्टर से अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, ग्रुप 13 से ग्रुप 14 के बीच में। और इनका वेटेज हो गया 3 into 4 12 मार्क्स का एवरेज वेटेज है। तो अगर मैं टॉपिक को डिटेल में बताऊं तो पहला हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फिर उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद हम बोरॉन फैमिली को अच्छे से स्टडी करेंगे और स्पेसिफिकली बोरॉन के रिएक्शंस को देखेंगे कि कैसे बोरॉन अलग अलग डेली लाइफ के चीज़ों को बनाने में हमारे काम आता है। बोरॉन हमें ऐसे बताया था क्योंकि इनका चार्ज टू रेडियस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, इस कारण से इनका यूनिक बिहेवियर होता है। तो वो भी हम देखेंगे क्या होता है इनकी यूनिकनेस में। फिर आएंगे कार्बन फैमिली पे जो कि ग्रुप 14 और कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसके साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे, तो हमारा जो पोजीशन है ग्रुप पी ब्लॉक का वो ये वाला है। ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये हमारा है पी ब्लॉक का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। ये पूरा ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा आता है पी ब्लॉक में, है ना। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है हीलियम 2s2 2p1, या हीलियम का मतलब हुआ 1s1 1s2, क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 1s2 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 5 है। सिमिलरली अगर एल्युमिनियम की बात करूं तो 13 होता है। और आप देख सकते हो इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ये 13 एलिमेंट की बात है ना। तो 13 एलिमेंट मतलब इनके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और एक अनफिल्ड पी ऑर्बिटल रहेगा। ओके, तो इन सब में आप देखो ये सारे ग्रुप 13 के हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इन सब में लास्ट में कितने हैं, 3 है ना, 3 है। और सब में इनकम्प्लीट पी ऑर्बिटल है, क्योंकि पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इन सब में कितने हैं, 1 है। और ये सारे याद रखने जरूरी है। अगला अब हम पीरियोडिसिटी देखेंगे इनके प्रॉपर्टीज में, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी देखेंगे कि कैसे कैसे इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलोंग द ग्रुप या फिर डाउन द ग्रुप या फिर अक्रॉस द पीरियड चेंज होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये राइट साइड में लोकेट होता है, जैसा हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था अभी कि राइट साइड में लोकेट होता है पीरियोडिक टेबल के। स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से और खत्म होता है ग्रुप 18 पे। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पी ऑर्बिटल में रहते हैं। अगर मैं बात करूँ पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, तो उनमें आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, तीनों होते हैं। जैसे हमारा एल्युमिनियम है वो मेटेलॉइड एक तरीके का, है ना। गैलियम भी हमारा मेटेलॉइड है, एल्युमिनियम मेटल है, सॉरी एल्युमिनियम क्या है, हमारा मेटल है। गैलियम मेटेलॉइड है, जर्मेनियम मेटेलॉइड है, सिलिकॉन मेटेलॉइड है। और नॉन मेटल्स भी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, फ्लोरीन भी। तो इनमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स तीनों आते हैं और बहुत ही वाइड रेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब अलग बहुत ही वेरिएशन होती है इनकी रिएक्टिविटी में। आप इनको जनरलाइज नहीं कर सकते हो, ये बहुत मुश्किल होता है कि इनके रिएक्शन को आप जनरलाइज कर सको। और ये अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी की अगर बात करूं तो ये वेरी करता है ये रेगुलर पैटर्न में, पीरियड और ग्रुप में अक्रॉस।
तो अगर मैं बात करूँ साइज की, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट का जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है एक पीरियड के अलॉन्ग। अगर एक पीरियड में मूव करो लेफ्ट टू राइट तो इसका इनका साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और ग्रुप के जब नीचे आएंगे तो इंक्रीज करेगा। ये हमने देख रखा है वहाँ पे भी, केमिकल पीरियोडिसिटी में भी। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा पीरियड के अलॉन्ग, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करे क्योंकि साइज क्या होगा, बढ़ेगा। मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, वो अक्रॉस अ पीरियड क्या होती है, बढ़ती है। और डाउन द ग्रुप घटती है, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो वैलेंस शेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते हैं और उस पर इनवर्ट पुल बढ़ जाता है और वो न्यूक्लियस के करीब आ जाती है। इस कारण से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। और क्योंकि साइज छोटा हो गया है तो अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से न्यूक्लियस पे क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। इस कारण से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको आने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी पुट करनी पड़ेगी, फिर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी। जो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है वो भी डिक्रीज करता है अक्रॉस अ पीरियड में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। जितने दे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि मेटल्स क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो इसी कारण से ये इन्वर्स वेरी करेंगे। तो साइज जैसे जैसे घटेगा, जैसे जैसे साइज घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर भी घटेगा। और जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। मतलब साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर कह सकते हैं एटॉमिक रेडिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ ग्रुप 13 एलिमेंट के बारे में, क्योंकि हम दो ही एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे अभी, 13 और 14, फिर आगे पढ़ेंगे 15, 16, 17, 18 अगले वाले लेक्चर में। तो अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूँ तो इसमें आता है बोरियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इन सब के क्या होते हैं, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा मैंने अभी बता रखा है। लास्ट में इनका P1 होता है और ये NS2 और NP1, ये होता है इनका आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बात करते हैं बोरॉन की। तो बोरॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, ये पॉलीमर भी फॉर्म करता है ना, तो ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। और एल्युमिनियम जो है ये वाइडली यूज होता है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इनका वजन बहुत कम होता है और इनका स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। आपने यूटेंसिल्स में भी देखे होंगे कि एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स मिलते हैं। आप थोड़ा बोरॉन के रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। तो अगर बोरॉन को हम हैलोजन के साथ रिएक्ट कराए तो हमें मिलता है BX3, मेटल के साथ रिएक्ट कराए तो मेटल बोराइड मिलता है। और इनकी वैलेंसी क्या होती है, वेरी करती है, मेटल पर डिपेंड करती है। ऑक्सीजन के साथ हमें B2O3 देता है, बेस के साथ हमें Na3BO3 देता है, सल्फर के साथ B2S3 देता है, MH3 जो कि मेटल हाइड्राइड है उनके साथ Bn और H2 देता है, या M होगा सॉरी, नाइट्रोजन के साथ Bn देता है, और HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ H3O H3BO3 देता है प्लस NO2 देता है। जरूरी है कि आप इन रिएक्शंस को याद रखो, क्योंकि रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बोरॉन के साथ रिएक्शंस पूछे जाते हैं सीधे जेईई एग्जाम्स में, तो आपको ये जरूरी है कि आप इसको याद रखो। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो BeCl3 क्यों ज्यादा स्टेबल होता है TlCl3 से? तो अगर हम BeCl3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें BeCl3 का, तो बोरॉन के पास कितने एलिमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और TlCl3 के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो ये 2s में रहता है और ये 2p में रहता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3s और 3p में रहता है, सॉरी 6s और 6p में रहता है। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन यहां और एक यहां, इसमें भी 2 यहां और एक यहां। तो क्या कारण है कि ये BeCl3 क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है TlCl3 में? तो देखते हैं। BeCl3 इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं क्लोरीन के साथ, जबकि TlCl3 में क्या होता है कि
ये जो 6s ऑर्बिटल है वो स्क्रीन इफेक्ट फेस करता है ना। तो इस कारण से सिर्फ और सिर्फ 6p1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है बॉन्डिंग के लिए क्लोरीन के साथ, जिसके कारण BCl3 क्या होता है, स्टेबल होता है TlCl3 के मुकाबले। अगला, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट H3BO3? ये एक स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड है, नहीं ये गलत है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, ये सही है। इट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर इन विच BO3 units are joined by hydrogen bonding, ये भी सही है। It does not act as a proton donor but act as a Lewis acid by accepting hydroxyl ion, है ना। तो इसे देखते हैं आगे। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ये वाला कि ये प्रिपेयर कैसे होते हैं, एसिडिफाइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। कैसे प्रिपेयर करते हैं सब, Na2B4O7 को रिएक्ट करते हैं HCl के प्रेजेंस में और H2O के प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड प्लस H3BO3। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं H3BO3 को। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड होता है, प्लानर स्ट्रक्चर होता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि आप यहां देख सकते हो। ये हमारा H3BO3 यूनिट H H H और O, और ये किससे जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये भी सही स्टेटमेंट था। अब ये एक्ट नहीं करता है प्रोटॉन डोनर की तरह, ये एक्ट करता है लिविस एसिड की तरह बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर, ये भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो BCD क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, और A है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एक प्रोटिक एसिड है, ये प्रोटिक एसिड नहीं है, सॉरी ये प्रोटिक एसिड नहीं है, और ये हाइड्रोक्सिल आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ओके, अब द लिविस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन ट्राइहैलाइड फॉलो द ऑर्डर, इसमें से कौन सा लिविस एसिडिटी का सही ऑर्डर है। तो देखो लिविस एसिडिटी का सही ऑर्डर कौन होगा, जिसमें बोरॉन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब आप कहोगे कि जिसमें फ्लोरीन जुड़ा हुआ है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो वो क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बोरॉन से किस पे शिफ्ट हो जाएगी, फ्लोरीन पे, और इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो और ये अच्छा लिविस एसिड बन जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि ये जो फ्लोरीन है ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है। क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है और वैलेंस ऑर्बिटल की वो सेम होती है, मतलब होमो और लूमो, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, कंपेरेबल होती है, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। तो BF3 अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन जो होता है BF3 का इलेक्ट्रॉन ले लेता है फ्लोरीन से, और इसके कारण इसकी एसिडिटी क्या होती है, घट जाती है। तो हमारा BF3 कहाँ आएगा, लास्ट में, फिर आएगा BCl3। अब देखना है BI3 और BBr3 में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो क्योंकि ये जो BI3 और BCl3 है, इसमें जो काउंटर हेलोजन आइटम है BBr3, इसमें काउंटर हेलोजन आइटम क्या है, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हमें पता है कि ब्रोमीन और आयोडीन बहुत ही हैवी हेलोजन है, और इनका जो इलेक्ट्रॉन लूमो होगा, मतलब सॉरी होमो होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो बहुत हायर एनर्जी में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए लूमो के बोरॉन के लूमो को। तो इस कारण से क्या होता है कि ये बैक बॉन्डिंग अच्छे इफिशिएंटली तरीके से नहीं कर पाते। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखते हैं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज़्यादा लिविस एसिड बनाएगा, क्योंकि वो बोरॉन को अच्छा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना पा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो आप देखते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो BBr3 पहले आएगा, BBr3 पहले आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आएगा, फिर आएगा BI3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D। अगला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम इज। तो देखो बेसिसिटी मतलब क्या होता है कि अगर मैं लेविस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोलूँ तो बेसिसिटी मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन दे पाए। अगर आप इन सबको देखोगे तो ये सारे में जो एलिमेंट है वो सेम है, पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, और वो इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से डोनेट कर पाएगा।
जबकि जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो आसानी से डोनेट कर दिया। अब मान लो किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन को जो देने की टेंडेंसी थी वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अगर आप इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3 2 6, और इसमें वेनेडियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे क्या होगा, 5 2 10, तो 2 5 10, यहाँ होगा +5 में। ये 4 2 8, तो 2 4 8, ये +4 में। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया, +3, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सबसे कम है। तो V2O3 सबसे मिनिमम, फिर V2O4, फिर आएगा अपना V2O5। तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, है ना। सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा V2O3, V2O4, फिर V2O5। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुप 14 पे। ग्रुप 14 एलिमेंट्स का सबसे हेड पे क्या रहता है, कार्बन रहता है, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखो तो p ऑर्बिटल अनफिल्ड रहता है, और इस p ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अंदर वाला जो पेन अल्टीमेट सेल है वो क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है, सेम क्वांटम नंबर के साथ, 2s2 3s2 3p2 3s2 4p2 4s2 5p2 5s2 और 6p2 6s2। तो ये हो गया इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और एटॉमिक नंबर हो गया 6 14 13 52 50 82। अब हम थोड़ा बोरॉन के बारे में और पढ़ते हैं पहले। तो बोरॉन जो है वो ग्रुप 13 का है, ये हमें पता है, और कुछ यूनिक बिहेवियर शो करता है। इससे कारण क्या है, पहला इसका लो एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास बहुत कम होता है, इसलिए लाइटेस्ट एलिमेंट होता है इन ग्रुप 13 एलिमेंट में। विच एटॉमिक नंबर कितना, 5। इसके लो मास के चलते क्या होता है, इससे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है बाकी सारे ग्रुप के एलिमेंट से। अब क्या क्या अलग होता है वो देखते हैं। पहला, मेटलॉइड नेचर। बोरॉन जो होता है वो मेटलॉइड होता है, ना ही मेटल ना ही नॉन मेटल। इसके पास दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रेगनेंसी होती है ना। तो इसके पास मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है कुछ, जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों आती है, क्योंकि इसके पास अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है बोरॉन के थ्रू। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर जैसे ब्रिटलनेस होता है और लो रिएक्टिविटी होती है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि बोरॉन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है और बाकी सारे एलिमेंट से, जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम से। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बोरॉन अपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है B2O3, और ये सरफेस पर पूरे B2O3 का एक लेयर बन जाता है। और ये B2O3 क्या करता है, फर्दर रिएक्शन से बोरॉन को रोकता है और इसे लेस रिएक्टिव बनाता है। ओके, नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये इसका एक मेटेलिक प्रॉपर्टी में से एक है जो कि बाकी सारे एलिमेंट से ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है। और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट कैरेक्टर होता है जो कि इसे क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट होते हैं। अब ये वाइड रेंज ऑफ एलोट्रॉप्स शो करता है। एलोट्रॉप्स क्या होता है, मतलब कि एक ही एलिमेंट से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एटॉमिसिटी लेकर के डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कार्बन का हम जानते हैं, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में रहता है, फिर फ्लोरेसेंस के फॉर्म में रहता है, बकमिस्टर फ्लोरेसेंस, फिर हमारा ग्रेफाइट के फॉर्म में रहता है। तो एक ही कार्बन है, एलिमेंट एक ही है, पर उसका एटोमिसिटी मतलब जो नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व हो रहे कंपाउंड बनाने में वो डिफरेंट है। सल्फर भी शो करता है, S8 भी शो करता है, S6 भी शो करता है। उस तरह बोरॉन भी मल्टीपल नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स बना सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट एटम्स के शो करेगा। अगर मैं कुछ एलोट्रॉप्स की बात करूँ तो हमारा आता है अमorphous बोरॉन, क्रिस्टलाइन बोरॉन, बोरॉन नाइट्राइड्स। इन सब के पास क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्टिंक्ट मतलब विभिन्न होती है। अगला, बोरॉन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट का बॉन्ड बनाता है, जैसे मैंने बताया दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ बना के बोरेन्स, जिसे हम बोरेन्स कहते हैं, कार्बन साथ बनाता तो हम बोरेन कार्बाइड्स कहते हैं। और इनका इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाइड यूज है, जैसे एनर्जी स्टोरेज और एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं अब, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। इन एलिमेंट के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, जो कि ऐसा दिखता है 2s2 2p2, मैं दिखा चुका हूं अभी। और कार्बन जो है वो यूनिक होता है और क्या करता है, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
क्योंकि ये कार्बन ही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है हर जगह, मतलब वही बेस बनाता है या फिर आधार बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कार्बन से बने हो उन्हीं को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन और साथ में कुछ हेटेरो एटम्स भी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं बात करूँगा सिलिकॉन की, तो ये एक सेमीकंडक्टर है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है एज ए गेट। टिन और लेड ये मेटल्स है लो मेल्टिंग पॉइंट के साथ, और ये मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं डाउन द ग्रुप। अब बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन होता है वो वैरायटी ऑफ कंपाउंड बना सकता है अपने कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि वो लंबे चेन्स बना सकता है। सिलिकॉन भी ये काम कर सकता है कार्बन से, पर इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, जबकि जर्मेनियम, टिन, लीड ये लेस रिएक्टिव होता है कार्बन और सिलिकॉन के मुकाबले। अगला बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें इन एलिमेंट्स की, तो ये डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं क्योंकि लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस बढ़ते हैं। लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस क्या होते हैं, मेनली ये साइज पर डिपेंड करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो साइज है वो बढ़ता है और लंडन डिस्पर्स फोर्स जो है वो साइज के साथ बढ़ते जाता है ना, तो इस कारण से डाउन द ग्रुप हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। दिस एलिमेंट्स कैन फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों दे सकते हैं, डिपेंड करता है किस मेटल साथ कंबाइन कर रहे हैं। अब हम रिएक्शंस देखेंगे ग्रुप वाटर एलिमेंट्स के। तो कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सिंपल रिएक्शन है, C+O2 गिव्स CO2। ये हाइड्रोजन साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, जैसे C2H5, C3H8 वगैरह वगैरह। ये कंबशन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनाता है। ये दोनों बना सकता है, मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, क्योंकि क्या होता है अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सिलिकॉन की बात करें तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड देती है, ओके, और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके सिलिकॉन हाइलाइड देती है। ये ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड भी बना सकती है, जैसे हमारा ट्राइमिथाइल सिलिकेट TMS, इसमें S होता है और 3 CH जुड़े हुए होते हैं। ये क्या है हमारा ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है। फिर टीन रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ बनाता है SnO2 और रेडॉक्स रिएक्शन देता है Tin2 कंपाउंड। ये एसिड साथ रिएक्ट करके टीन सॉल्ट बनाता है, ओके। ये सारे इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत है। लेड ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड बनाता है और हैलोजन साथ रिएक्ट करके हैलोजन हैलाइड बनाता है। ये रिडॉक्स रिएक्शन भी दे सकता है जिससे हमें लेड 2 कंपाउंड मिले। कार्बन का मैंने बताया था कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 देता है और हैलाइड से रिएक्ट करके हमें क्या देता है CH4, जो कि ऐसे CCl4 का आपने एग्जांपल सुना होगा। यहाँ पे X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। फिर हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके CH4 बनाता है और सल्फाइड से रिएक्ट करके कार्बन सल्फाइड बनाता है, इसे मतलब कार्बन डाइसल्फाइड। अगला नाइट्रोजन साथ रिएक्शन करना हमें क्या मिलता है साइनोजेन। मेटल के साथ रिएक्ट करके ये मेटल कार्बाइड बनाता है MC। अगला कार्बन के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। तो कार्बन जो है वो पहला मेंबर है ग्रुप 14 एलिमेंट का और ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है और सब के मुकाबले। पहला ये कोवलेंट बॉन्ड बहुत अच्छे बनाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है अदर एलिमेंट के साथ। इस एलिमेंट के कारण ही इससे क्या होता है वाइड वेराइटी ऑफ कंपाउंड बनाने की शक्ति मिलती है, जैसे सिंपल हाइड्रोकार्बन से लेकर के और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे RNA, DNA वगैरह वगैरह। अगर मैं इसके इलेक्ट्रोप की बात करूँ तो आपने इसके इलेक्ट्रोप को पढ़ा भी होगा क्लास 10th में भी। तो कार्बन जो क्या होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोड बना सकता है जिनकी डिफरेंट फॉर्म होते हैं, विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अगर इनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स की मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट, फलरेंस है ना, ये सारे होते हैं। नैनो ट्यूब्स, ये फलरेंस क्या होता है, ये एक तरीके का ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर बकमेस्टर फुलरेंस, बकी बॉल फुलरेंस, कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह सारे आते हैं। ये सारे कार्बन के एलेट्रॉप्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बात करो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा बना ही है कार्बन से, है ना। और ये कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसकी जो प्रॉपर्टी है लॉन्ग चेन बनाने की, कार्बन की रिंग बनाने की, यही इसे
फ्रीडम देती है ताकि ये इतने वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सके जो कि हमें नेचर में मिलते हैं। अगला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिक्स कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिक्स कर सकते हैं कैसे? कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी है ताकि ग्लूकोज और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सके जो कि एनर्जी सोर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर मैं बात करूं कार्बन बेस्ड मटेरियल की, तो हमारे पास एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी होती है। पहले पॉलीमर होता है, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीजें बना सकते हैं जिनका हाई स्ट्रेंथ हो, लो डेंसिटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो। जैसे ग्रेफाइट है जो कि हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। इसलिए कार्बन जो क्या होता है, जैसे कार्बन बेस्ड मेटेरियल क्या होगा, कार्बन फाइबर्स हो गए, ग्रेफीन हो गया जो कि हाईली वैल्यूएबल होता है। ग्रेफीन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ये इंडस्ट्री में बहुत ही जरूरी होती है सारी चीजें, क्योंकि लाइट वेट होती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसलिए एरोस्पेस में यूज होती है। इसी क्वेश्चन है 10 liter of mixture of CO and CO2 gas is passed over heat coke when volume increased by 2 liter. What percentage of composition of mixture? हमें परसेंटेज बताना। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। मान लो CO2 x लीटर है, तो CO कितना हो जाएगा 10 - x, क्योंकि ओवरऑल 10 लीटर दिया हुआ है। तो CO ड्यू टू पासेज ओवर हीट कोक हमें क्या देगा 2x फ्रॉम CO2, नो इफेक्ट ऑफ CO ऑलरेडी इन मिक्सचर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10x + 2x गिव्स 12, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 लीटर। तो CO2 कितना है 20% और CO है 80%। ओके, अगला इन टेट्रा क्वेश्चन है द कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली ऑफ बोरॉन इन Bf4- इज इन टेट्राफ्लोरोब्यूटान। बोरॉन क्या होता है, वो 4 फ्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी क्या होती है 4 होती है। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो हम क्या मार सकते हैं, चार्ज मार सकते हैं एटम इन्वॉल्व इन द ग्रुप। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट में +-1 पता है और इस पे 4 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं जो कि -4 देंगे। तो क्योंकि ओवरऑल चार्ज जो है वो -1 है, इसलिए हम निकाल सकते हैं बोरॉन का चार्ज +3। तो कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा Bf4- का कोवैलेंसी हो जाएगी 4 और और ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। अगला the incorrect statement for boragine is it can react with water, it is a cyclic compound, it has electronic delocalization, it contain banana bonds। तो मैं बात करूं बोराजिन की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बेंजीन की तरह ही दिखती है। ओके, ये कुछ इस तरीके की होती है। इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हो कि ये कैसे एक बेंजीन टाइप का रिंग बना रहा है। वे 3 बोरॉन एंड 3 नाइट्रोजन एटम्स फॉर्म से हेक्सागोनल। H कितना होता है 6 होता है। ओके, H क्या होता है 6 होता है, हर एक पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हो गया हमारा B3N3H6 विद अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। बोराजिन जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बोरिक एसिड देता है B2O3, एमोनिया और हाइड्रोजन देता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बोराजिन एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो करता है, सही है, ये भी सही है। साइक्लिक कंपाउंड होता है, तो ये भी सही है। इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी होता है, ये भी सही है। इट कंटेन्स बनाना बॉन्ड और टिपिकली इसमें बनाना बॉन्ड भी होता है जो कि अनकन्वेंशनल मल्टी सेंटर बॉन्डिंग को दिखाने में हमारी मदद करता है, जैसे डाइबोरेन B2H6 जिसमें इस तरीके का होता है ना। तो ये बोराजिन से बनाना बॉन्ड नहीं होता क्योंकि ये प्लानर स्ट्रक्चर है विद अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये तभी यूज होती है जब हम वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पर इसमें हम वैलेंसी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है डी। ये है गलत स्टेटमेंट। अगला कार्बन हैज ए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4 while other elements of the compound has 6 एक्सप्लेन। क्योंकि कार्बन के पास क्या होता है, d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, इसी कारण से क्या करता है सिर्फ और सिर्फ 4 वैलेंसी शो कर पाता है, जबकि और सारे एलिमेंट जो होते हैं वो 4 से ज्यादा वैलेंसी शो कर पाते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल के कारण। बोरिक एसिड इज कॉल्ड एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल कंटेन रिप्लेसेबल H+, नहीं। गिव्स अप अ प्रोटॉन, नहीं। एक्सेप्ट OH-, ये सही है। B2O3 जो है वो
क्या करता है, OH माइनस एक्सेप्ट करके BOH6 ऐसा कुछ बनाता है ना। तो ये OH माइनस एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, तो इस कारण से ये एक लिविस एसिड भी कहते हैं इसे, क्योंकि स्मॉल साइज होता है बोरॉन एटम का, प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। बोरिक एसिड क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन OH माइनस H2O से और एक प्रोटॉन रिलीज कर देता है। ओके, अब अगला, हीटिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड टू ड्राइनेस विल गिव, किसे हीट कर रहे हैं हम, एल्युमिनियम क्लोराइड को एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या बनेगा देखते हैं, Al2O3 बनता है। ओके, पहले AlCl3CH4 हीट करते हैं तो AlOH3 बनता है, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग से क्या होता है, ये AlOH3 का किस में कन्वर्ट हो जाता है, Al2O3 में और H2O में। बोरॉन कैन नॉट फॉर्म वन विच आयन, बोरॉन इसमें से कौन नहीं बना सकता है, BH4 माइनस बना सकता है, BOH4 माइनस बना सकता है, BO2 माइनस बना सकता है, पर BF6 नहीं बना सकता क्योंकि इस पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है कि इतने सारे फ्लोरीन को एडजस्ट कर सके। तो BF6 माइनस नहीं बन सकता क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैक्स टू मैक्स, है ना। तो ये BF6 माइनस नहीं बना सकता। मार्क द ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इसमें से एम्फोटेरिक कौन सा है, कैल्शियम नहीं है, ये बेसिक ऑक्साइड है। टिन हो सकता है एम्फोटेरिक हो, सिलिकॉन ये भी एम्फोटेरिक हो सकता है, कार्बन नहीं है, ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड है। ओके, तो इसमें SnO2 जो है वो है एम्फोटेरिक क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों साथ रिएक्ट कर सकता है। अगला, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सॉलिड lubricant extremely difficult to melt. The reason for its anomalous behavior of is that ये एलेट्रॉप फॉर्म है डायमंड का नहीं, इसके पास जो मॉलिक्यूल है वो वेरिएबल मॉलिक्यूलर मास है, पॉलीमर नहीं, हैज कार्बन अरेंज इन अ लार्ज प्लेट ऑफ रिंग्स ऑफ स्ट्रांगली बॉन्ड कार्बन एटम विथ वीक इंटरप्लेट बॉन्ड्स, ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है। तो ये कारण है C। ओके, तो इसके साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू।